हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआरबी क्लासेज में। आज हम बात करेंगे क्लास 10th का जो कि फर्स्ट चैप्टर चल रहा है साइंस का। ठीक है, इसमें चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हमने क्या किया है, एनसीईआरटी का एक वीडियो बनाया है। ठीक है, इसके पहले एक वीडियो हमने बनाया है, उसमें एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन करवाए हैं। आगे के क्वेश्चन नंबर 7 से लेके जो भी आगे क्वेश्चन होंगे वो हम अपने इस वीडियो में कराएंगे। ठीक है, अब देखिए एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं ना, बुक में जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं सेम टू सेम वैसे हमारे बोर्ड में पूछता है। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। कुछ यहाँ नाम दे दिए गए हैं। ठीक है, कुछ अभिक्रिया दे दी गई है, उसके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। क्या लिखना है? संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, देखते हैं सबसे पहला क्या दिया है। सबसे पहले दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। ए के लिए है, ए के लिए CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कह रहा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इनको मिलाओगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 बनेगा प्लस में जल बनेगा। क्या बनेगा? जल। ठीक है, ये अब से रिएक्शन लिख दिया। हमने रिएक्शन लिखा, हम इस रिएक्शन को करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है, देखिए क्या है। कैल्शियम कितना है? एक। कैल्शियम कितना है? कैल्शियम बैलेंस है। ठीक है, कार्बन यहाँ कितना है? एक। यहाँ कार्बन एक, बैलेंस है। यहाँ ऑक्सीजन ओ OH है ना, OH के बाहर दो है, इसका मतलब कोष्ठक के अंदर जो भी होंगे उसके लिए दो हो जाएगा, मतलब 2H है, 2O है। ठीक है, तो O कितना? दो। यहाँ O कितना? दो। दो दो कितने हो? चार। यहाँ कितने हो? तीन और एक चार। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? H2। H2 का मतलब दो हाइड्रोजन। यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हैं? दो। मतलब ये रिएक्शन पहले से ही बैलेंस, इसे बैलेंस ही नहीं करना है। ठीक है, सेम ऐसे लिख देंगे, बैलेंस हो गया। अगला देखिए बी नंबर। इसका बी नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर कह रहा है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जिंक मतलब Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3। AgNO3 ये जिंक है, ये सिल्वर नाइट्रेट है। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट क्रिया करते हैं तो जिंक नाइट्रेट बनता है, Zn। जिंक क्या बनता है? जिंक नाइट्रेट। ठीक है, Zn NO3 का होल ट्वाइस। ZnNO3 का होल ट्वाइस। जिंक नाइट्रेट बनता है प्लस सिल्वर बनता है। सिल्वर मतलब Ag बनता है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या बन रहा है। ये जिंक है, ये सिल्वर नाइट्रेट है। जिंक नाइट्रेट बनता है और सिल्वर बनता है। ठीक है, तो यहाँ जिंक अकेला है, जिंक अकेला है, जिंक बैलेंस है। Ag अकेला है, Ag अकेला है, Ag बैलेंस है। NO3 कितना है? अकेला। NO3 सिर्फ है, यहाँ NO3 दो है, कोष्टक के बाहर दो लगा है, मतलब NO3 कितने हैं? दो। मतलब यहाँ दो NO3 है, उत्पाद के साइड दो NO3 है, लेकिन अभिकारक में केवल एक NO3 है, इसलिए आगे दो बढ़ा देंगे। अब इसमें NO3 कितने हो गए? दो। यहाँ भी NO3 कितने हैं? दो। NO3 बैलेंस हो गया। दोबारा फिर देखते हैं, जिंक एक, जिंक एक। NO3 कितने हो गए? दो। NO3 कितना है? दो, बैलेंस हो गया। Ag कितना हो गया? दो। यहाँ Ag कितना है? एक, तो यहाँ आगे दो लगा देंगे। ठीक है, अब ये रिएक्शन बैलेंस है। अब ये रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ठीक है, काफी सिंपल है, आप भी कर सकते हैं। आगे सी नंबर। सी नंबर में देखिए क्या है। एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। एल्युमिनियम मतलब Al प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2। ठीक है, कॉपर क्लोराइड CuCl2 गिब्स करके क्या बना रहा है? गिब्स करके कह रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहा है, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहा है। और क्या बना रहा है? प्लस में कॉपर बना रहा है। प्लस में क्या बना रहा है? कॉपर मतलब Cu बना रहा है। इस रिएक्शन को देखिए और बैलेंस करने की कोशिश करिए। देखिए इसमें Al है, इसमें Al है, Al अकेला है, एक एक दोनों साइड है, बराबर है। Cu एक, Cu एक, Cu है ये। ठीक है, Cu भी बैलेंस है। आगे Cl कितने हैं? दो। यहाँ Cl कितने हैं? तीन। अब Cl नहीं बैलेंस है, तो Cl को हम पहले बैलेंस कर देंगे। ठीक है, ये प्लस है, प्लस लगाएंगे। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ, यहाँ दो Cl है, यहाँ तीन Cl है। अगर मान लीजिए इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ दो लगा देंगे तो Cl कितने हो जाएंगे? चार। यहाँ कितने हैं? तीन, तब भी बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, हम यहाँ लगा रहे हैं तीन, तीन लगा रहे हैं, अपने से लगाना होता है समझ के। ठीक है, यहाँ Cl कितने हैं? दो। यहाँ तीन, तीन दुआएं छह, आगे तीन लगा है ना, तो तीन दुआएं कितना Cl हो गया? 6 Cl हो गया। यहाँ कितना Cl है? यहाँ Cl तीन है, आगे दो लगा देंगे तो दो तिहाई छह, Cl बैलेंस हो गया। अब देखिए जैसे हमने आगे दो लगाया तो Al भी दो हो गया। यहाँ Al कितना है? अकेला है, इसलिए Al के आगे भी दो लगाएंगे, Al भी बैलेंस हो गया। अब यहाँ Cu देखिए कितना है? तीन लगा है, Cu के आगे तीन लगा है, मतलब तीन Cu है, इसलिए यहाँ भी हम तीन लगाएंगे। तीन Cu हो गए। ठीक है, अभी हमारा रिएक्शन क्या है? फाइनली बैलेंस हो गया। ये तीन हो गया। इसके बाद हम डी वाला देखेंगे, बेरियम क्लोराइड। बेरियम
क्लोराइड। इधर देखते हैं डी वाले को, बेरियम क्लोराइड का मतलब है BaCl2, BaCl2 प्लस में क्या दिया है, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट का मतलब है K2SO4, गिब्स करके क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट, नीचे लिख रहा हूँ बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4, ठीक है, और प्लस में क्या बनेगा, इधर लिख दे रहा हूँ BaSO4 प्लस करके क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड KCl बनेगा, KCl बनेगा, ठीक है। यही कहा है, बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट पोटेशियम क्लोराइड, हमने लिख दिया रिएक्शन। अब इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ Ba कितना है अकेला, यहाँ Ba कितना है अकेला, मतलब Ba बैलेंस है, Ba क्या है बैलेंस, यहाँ Cl2 है, यहाँ Cl अकेला है, आगे 2 लगा दिया, Cl2, यहाँ भी Cl2, Cl बैलेंस हो गया, Ba बैलेंस हो गया, SO4 अकेला है, SO4 अकेला है, K कितना है 2, यहाँ भी K कितना है 2, रिएक्शन अब बैलेंस हो गया है, देखिए Ba1 Cl कितना 2, तो यहाँ देखिए Cl कितना 2, 2 बैलेंस हो गया ये पूरा इसके, K कितना है 2, तो यहाँ भी तो K के आगे 2 लगा है मतलब 2K है, SO4 कितना है अकेला, तो SO4 कितना है अकेला, ठीक है। अब ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया, मतलब ये रिएक्शन हमारा संतुलित हो गया, ठीक है। तो काफी इजी तरीके से हमने क्या किया, ये रिएक्शन लिखा था, हमने रिएक्शन भी बना दिया और बैलेंस भी कर दिया। आप भी क्या करेंगे, ऐसे कोशिश करेंगे, ठीक है, काफी आसान है ये। आगे चलिए इसको हम मिटाते हैं ऊपर वाले को, फिर देखते हैं ये नीचे वाला करते हैं, ठीक है, ऊपर वाले को मिटा रहे हैं। ये अब देखिए क्या करेंगे हम, ये कह रहा है नीचे वाला 8 नंबर क्या कह रहा है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। इस थोड़ा सा एडवांस लेवल है, अभी तक हम इजी टाइप का पढ़ रहे थे ना, ये थोड़ा सा उससे थोड़ा एक्स्ट्रा है। इसमें क्या करना है, अभिक्रिया को संतुलित भी करना है और प्रकार भी बताना है, ठीक है। तो अभी जो हमने समझाया है उस आधार पे तो आप सभी को समझ में आ ही गया होगा कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, चलिए हमारे साथ आप बैलेंस लिखते, इक्वेशन लिखते चलेंगे और उसको बैलेंस करते चलेंगे, ठीक है। अभिक्रिया के प्रकार हम बता रहे हैं, देखो सबसे पहले क्या लिखबो, हमारे यहाँ यही लैंग्वेज चलता है, सबसे पहले क्या लिखबो, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड का सूत्र क्या हुआ, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड, AQ का मतलब है एक्वा है, ये AQ का मतलब है जलीय है, ठीक है। प्लस में क्या लिखबो, बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड का सूत्र BaI2, BaI2, इहो का हो AQ मतलब एक्वा, एक्वा मतलब पानी में बार, ठीक है, जलीय बार। गिब्स कई के का लगाइबो, गिब्स लगाई लो, गिब्स लगाने के बाद क्या करोगे, पोटेशियम आयोडाइड बन रहा है, के मतलब पोटेशियम आयोडाइड मतलब आई, KI बनत बा है, फिर एक्वा, ये भी एक्वा है, AQ लिख लो, फिर प्लस में क्या लिख रहा है, बन रहा है बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड का मतलब है बेरियम आयोडाइड, यहाँ भी बेरियम आयोडाइड, यहाँ भी बेरियम ब्रोमाइड है, सॉरी ये बेरियम ब्रोमाइड है, ठीक है, बेरियम ब्रोमाइड मतलब BaBr2, BaBr2, ठीक है। अब ये देखो ये इक्वेशन हम लिख दिए, अब क्या करो, एक बैलेंस करो, पहले मैच करो, मैच करो कौन कितना बा है, ओकरे बाद क्या करबो, ओकरे आगे अगर एक बा तो आगे बैलेंस करे खंती, जितना कम बा उतना बढ़ाई लो, जैसे यहाँ K कितना बा 1, यहाँ K कितना बा 1 बैलेंस बा, B कितना बा Br कितना बा 1, यहाँ Br कितना बा 2, मतलब यहाँ ज्यादा बा, यहाँ 2 लिख दिया, समझ में आई, यहाँ 2 Br हो गए, यहाँ 2 Br हो गए, यहाँ K कितना हो गए 2, तो यहाँ K कितना बा 1, तो आगे यहाँ 2 बढ़ाई दिया, 2 Br 2 K, सॉरी 2 K 2 K 2 Br 2 Br बराबर हो गए, आई कितना बा, आईओ 2 ठू बा, यहाँ आई कितना बा 2 ठू, यहाँ Ba कितना बा 1, यहाँ Ba कितना बा 1, बैलेंस हो गया इक्वेशन, कितना आसान था देखो। जैसे ये देहात में दाल भात चलता है, दाल दाल भात खाए जितना आसान रहा, खाई लो बस, मुंह खुला है खाई लो दाल भात। देखो K कितना है 2, K कितना है 2 बैलेंस, Br कितना है 2, यहाँ भी देखो Br कितना है 2 बैलेंस है, Ba कितना है अकेला, Ba कितना है अकेला, I कितना है 2, तो I कितना है 2, इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है। A के बाद अब B को चलते हैं, B के पास, B क्या कह रहा है, जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, सॉरी ये हमें क्या बताना है, इसमें आगे जो है ये भी बताना है कि अभिक्रिया का प्रकार क्या है। तो आप पहले, हम रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं, रिएक्शन को लिख दे रहे हैं,
आप अभिक्रिया के प्रकार को कमेंट करिएगा, ठीक है, कि ये कौन सी अभिक्रिया का प्रकार है। अभी लास्ट में हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए बी नंबर, जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट क्या है? ZnCO3। जिंक कार्बोनेट, एस का मतलब सॉलिड है। जिंक कार्बोनेट कैसा है? सॉलिड है। गिब्स करके क्या बन रहा है? गिब्स करके बन रहा है जिंक ऑक्साइड, ZnO। ZnO सॉलिड, ये सॉलिड ही बन रहा है। प्लस में क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कैसा बन रहा है? एक्वा बन रहा है, जलीय बन रहा है, ठीक है। इतना आसान है। सॉरी, ये कार्बन डाइऑक्साइड जी है, गैसीय बनेगा, गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। Zn कितना है? एक। Zn कितना है? एक। C कितना है? एक। O कितना है? दो और एक तीन। यहाँ कितना है? तीन, ठीक है। ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अगला चलते हैं सी के पास। अभी अभिक्रिया का प्रकार नहीं लिख रहे हैं हम। आप क्या करेंगे? कमेंट करिए, हम लिख दे रहे हैं, लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन ये गैसीय है, प्लस क्लोरीन गैस है। H भी गैस है, ठीक है, और Cl2 भी गैसीय है। दोनों मिलके कितना बना रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहे हैं। HCl बना रहे हैं, ये भी गैसीय है। हम सिर्फ रिएक्शन लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, और बैलेंस कर रहे हैं, प्रकार नहीं लिख रहे हैं। H कितना है? दो। यहाँ अकेला है, आगे दो बढ़ा दो। H कितना? दो। H कितना? दो। Cl कितने? दो। दो लग गया, मतलब Cl भी कितने हो गए? दो। ये रिएक्शन अब बैलेंस हो गया, ठीक है। आगे देखिए लास्ट वाला डी। डी वाला क्या कह रहा है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मतलब Mg, कैसा है? सॉलिड, S। प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl। HCl कैसा है? एक्वा मतलब जलीय है। गिब्स करके क्या बना रहा है? मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 बना रहा है। कैसा? एक्वा मतलब जलीय बना रहा है। प्लस हाइड्रोजन मतलब H2 निकल रहा है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। Mg1 बैलेंस है। H कितने हैं? H कितने हैं? दो। और Cl कितने हैं? दो। यहाँ Cl दो है, H भी दो है। आगे यहाँ दो बढ़ा देंगे तो पूरा H और Cl दोनों ही दो दो हो जाएंगे, ठीक है। अब ये रिएक्शन भी बैलेंस है। अब अभिक्रिया का प्रकार देखते हैं, कौन सी अभिक्रिया है। सबसे पहले वाली देखते हैं, ऊपर वाली। यहाँ क्या हो रहा है? देखिए, K के साथ Br है, यहाँ K के साथ I है, यहाँ Ba के साथ I2 है, यहाँ Ba के साथ Br2 है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यहाँ K के साथ, ठीक है, K के साथ जो Br था वो Br निकल गया है, और कौन आ गया है? I2 आ गया है, तो Ki आ गया, Ki हो गया। और Ba के पास जो I था वो निकल गया है और Br आ गया है। मतलब दो लोगों का एक साथ क्या कर रहे हैं? दो लोग जो है अपने तत्व को अदली बदली कर रहे हैं, ठीक है, अदला बदला कर रहे हैं, जो भी कह सकते हो, एक्सचेंज कर रहे हैं। ये के बी आर था, यहाँ BaI2 था। इसमें क्या हुआ है? के बी आर ने अपना Br निकाला, BaI2 ने अपना I निकाला। ये इसके पास चला गया, इसके पास चला गया। मतलब कौन सी क्रिया हो गई? द्विविस्थापन क्रिया। कौन सी क्रिया? द्विविस्थापन क्रिया। किसी यौगिक में कोई तत्व या परमाणु या समूह क्या कर रहे हैं? जब आपस में आयन में परिवर्तन हो जा रहा है, आपस में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। कौन सी क्रिया होगी? द्विविस्थापन क्रिया। तो सबसे पहले ऊपर वाली कौन सी क्रिया हो गई? द्विविस्थापन क्रिया, ठीक है। द्विविस्थापन, कौन सी क्रिया? द्विविस्थापन। यह है जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट अकेला है, मतलब एकल अभिकर्मक है। ये अभिकारक है ना, एकल अभिकर्मक है। टूट रहा है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब दो पदार्थों में टूट रहा है। जब एकल अभिकर्मक दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटकर, जब एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? वियोजन या अपघटन अपक्रिया, ठीक है। तो ये वाली वियोजन अपक्रिया हो जाएगी। यहाँ देखो कितने अभिकारक हैं? दो। कितना उत्पाद है? एक। मतलब जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ये कौन सी अपक्रिया है? संयोजन अपक्रिया का प्रकार बता रहे हैं। यहाँ देखिए Mg है, यहाँ 2HCl है, तो Mg यहाँ H के पास Cl था, H के पास Cl था, तो Mg जो है इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है, इसलिए Mg ने H को उसके स्थान से हटा दिया और खुद वहां आ गया, तो MgCl2 बन गया, H निकल गया। मतलब ये एकल विस्थापन अपक्रिया है, ठीक है। एकल विस्थापन अपक्रिया, एकल विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। समझ में तो आ ही गया होगा अपक्रिया का प्रकार कैसे लिखा जाता है। ऐसे बोर्ड में पूछता है, 2 नंबर में देगा, कहेगा निम्न अपक्रिया को संतुलित कीजिए और अपक्रिया का प्रकार बताइए, ठीक है। तो ये आप इसी तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके, और इसके अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है और क्या कह रहा है हमसे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। समझ में तो आ ही रहा होगा आप सभी को, काफी इजी है।
क्या होता है ना, जब चीजें हम जब पढ़े नहीं रहते हैं ना तो हमको बहुत कठिन लगता है, बहुत हार्ड लगता है। पढ़ने के बाद सारी चीजें बहुत इजी लगती है। पढ़ने के पहले तो डर ही लगता है कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है। अगला 8 नंबर तो हो गया। 9 नंबर, एनसीईआरटी का 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उष्मा छेपी एवं उष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उष्मा छेपी, कौन सा? उष्मा छेपी एवं उष्मा शोषी एवं उष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? शोषी अभिक्रिया, अभिक्रिया का क्या अर्थ है? का क्या अर्थ है? ठीक है, उष्मा छेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण दीजिए। क्या देना है? उदाहरण दीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल लिखना है, एग्जाम्पल। उष्मा छेपी सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे, क्या है? उष्मा छेपी। उष्मा छेपी मतलब जिसमें उष्मा निकले। ठीक है, उष्मा छेपी मतलब जिसमें उष्मा निकले, इसी के बारे में लिखना है। तो वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलती है उसे उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं, और वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा ग्रहण होती है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। लिख देते हैं, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है या निर्मुक्त होती है, निकलती है या निर्मुक्त होती है, उसे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें ऊष्मा निकलेगी। जैसे मान लो CaO है, अनबुझा चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको अगर जल में डालोगे ना तो ये CaOH का होल ट्वाइस बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? CaOH का होल ट्वाइस बनाएगा, और क्या निकलेगा? इसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलती है। देखिए बहुत क्या होता है ना, कि हम बाजार से चूना पत्थर लेके आते हैं। चूना पत्थर मतलब जो ठोस ठोस सा चूना होता है, ठीक है, पत्थर की नुमा जो चूना होता है व्हाइट व्हाइट, उसको क्या करते हैं? बाल्टी में डालते हैं। बाल्टी में डालेंगे तो तुरंत वो क्या होता है, उससे बुलबुले निकलने लगते हैं पानी से। मतलब क्या है कि अनबुझे चूने को जब हम पानी में मिला रहे हैं, मतलब वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे हम पानी में डाल रहे हैं तैसे ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा। तो इस अभिक्रिया से ऊष्मा निकल रही है, इसलिए क्या है? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड या अनबुझा चूना, अनबुझा या बिना बुझा लिख लो, अनबुझा या बिना बुझा वही है, बिना बुझा, सॉरी, बुझा चूना। ठीक है, बिना बुझा चूना। और ये क्या है? बुझा चूना, बुझा चूना। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे किसके बारे में? उष्मा छेपी के बाद उष्मा शोषी की बात करेंगे। कौन सी अभिक्रिया? उष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया। अब उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है? उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होगी? वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा की आवश्यकता होती है, वह अभिक्रिया जिसमें जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, का अवशोषण शोषण होता है, उसे उष्मा शोषी, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें उष्मा की जरूरत होती है, ठीक है, उसे उष्मा क्या कहते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे CaCO3 है, CaCO3, इसमें उष्मा की आवश्यकता होती है और फिर ये उष्मा की उपस्थिति में टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे उष्मा की उपस्थिति में तोड़ेंगे, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? उष्मा शोषी क्रिया। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। आगे अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा।
अगला प्रश्न है कि श्वसन को उष्मा छेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। श्वसन को उष्मा छेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 10, श्वसन को उष्मा छेपी अभिक्रिया, श्वसन को उष्मा छेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। क्या करना है, वर्णन कीजिए, वर्णन करना है। ठीक है, श्वसन को उष्मा छेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। उष्मा छेपी का मतलब इससे उष्मा निकलती हो, तो श्वसन मतलब कि हम सांस लेते हैं, सांस लिया, सांस लेने पर क्या हुआ, ऑक्सीजन अंदर गया, वायु अंदर गया है ना, लेकिन वायु में से ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा। हमने जो खाना खाया है, ठीक है, वो ग्लूकोज के रूप में है। किस रूप में पच के हुआ है, ग्लूकोज के रूप में। अब जैसे ही ऑक्सीजन उस ग्लूकोज से मिलेगा ना, तो हमारे भोजन का विखंडन हो जाएगा। भोजन का क्या हो जाएगा, विखंडन। ठीक है, मतलब भोजन का ऑक्सीकरण हो जाता है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का कह सकते हैं, ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है, तो उसके दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती है और ऊष्मा निकलती है। ठीक है, मतलब श्वसन के दौरान क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो क्यों निकलती है, यही बताना है कि श्वसन के दौरान ऊष्मा ऊष्मा मतलब निकलती है। श्वसन के दौरान क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि श्वसन एक प्रकार की ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। जैसे देखते हैं, श्वसन श्वसन अभिक्रिया का समीकरण, श्वसन अभिक्रिया का समीकरण, श्वसन अभिक्रिया का समीकरण क्या है। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज है, प्लस ऑक्सीजन इसके साथ मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ऑक्सीजन मिलेगा, मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, तो बदल जाता है CO2 प्लस 12H2O। ठीक है, 12 2 24, क्या बन जाता है, 6H2O लिख लेते हैं। 6H2O प्लस में बन जाता है ऊष्मा या ऊर्जा लिख लेते हैं। क्या बन जाता है, ऊर्जा। किस रूप में, एटीपी के रूप में। किस रूप में, एटीपी। ऊर्जा किस रूप में, एटीपी के रूप में। किसमें, एटीपी के रूप में। तो ये श्वसन का एक समीकरण है। किसका, श्वसन का एक समीकरण है। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है कि वायु अंदर जाता है, वायु में उपस्थित है ऑक्सीजन, और हमने जो खाना खाया है उसका जब पाचन होता है तो ग्लूकोज के रूप में होता है। अब वो ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, मतलब ये ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज। ठीक है, अब ये ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, तो ग्लूकोज का क्या हो जाता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर देता है। ठीक है, और ग्लूकोज का विखंडन हो जाता है किस रूप में, 6CO2 प्लस 6H2O, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बन जाता है, जल मिल जाता है। ठीक है, देखिए होता क्या है, जब हमें ऊर्जा जो मिलती है ना, हम खाना खाते हैं, खाने का जब विखंडन होता है, मतलब ग्लूकोज का विखंडन होता है, जिसके फलस्वरूप हमें ऊर्जा मिलती है, तो ऊर्जा जो 100% होती है, इसमें से 40 से 45% ही हमें ऊर्जा मिलती है ग्लूकोज के विखंडन से। ठीक है, 100% में से केवल 40 से 45% ऊर्जा मिलती है, और लगभग 55 से 60% ऊष्मा के रूप में निकलती है। किस रूप में, ऊष्मा के रूप में। ठीक है, और यही ऊष्मा हमारी बॉडी को क्या करता है, वार्म किए रहता है। वार्म मतलब गर्म किए रहता है। ठीक है, इसीलिए ठंडी के दिनों में क्या होता है, जब पूरे वायुमंडल का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। क्यों, क्योंकि हमने जो खाना खाया है, खाने में जो ग्लूकोज है, मतलब खाना का जब पाचन हो गया है, तो ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप हमें ऊष्मा मिलती है। ठीक है, और वो ऊष्मा क्या करती है, हमारी बॉडी को हीट करी रहती है, इसलिए ठंडी में भी हमारा टेम्परेचर बना रहता है। ठीक है, तो इस श्वसन की प्रक्रिया में क्या हो रहा है, ऊष्मा निकल रही है, ऊर्जा कह सकते हो या ऊष्मा निकल सकती है। ठीक है, क्यों क्यों निकलती है, क्योंकि मैंने कहा कि 40 से 45% ही ऊर्जा मिलेगी, और बाकी जो 55 से 60% बचे हैं वो ऊष्मा के रूप में होती हैं। तो इस अभिक्रिया से ऊष्मा निकल रही है, इसलिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होता है। किसके फलस्वरूप निकलती है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण द्वारा। तो लिखेंगे, श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन क्रिया में ग्लूकोज ग्लूकोज भी लिखते हैं, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के ऑक्सीकरण के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊष्मा ऊष्मा फलस्वरूप ऊष्मा कह सकते हो या ऊर्जा ही कह लें, ऊर्जा निकलती है निकलती है। अतः अतः श्वसन कौन सी प्रक्रिया है, श्वसन ऊष्मा छेपी प्रक्रिया है। अतः श्वसन श्वसन ऊष्मा
क्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी क्रिया है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, यही हमारा प्रश्न भी था। प्रश्न में क्या पूछा था? प्रश्न पूछा श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। हमने श्वसन का पहले क्या कर लिया, रिएक्शन लिख लिया। रिएक्शन लिखने के बाद हमने क्या किया, हमने बता दिया कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिसके फलस्वरूप ऊष्मा निकलती है, अतः श्वसन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है। ठीक है, हमने कारण भी लिख दिया। रिएक्शन को देखते हैं बैलेंस है कि नहीं, कितने कार्बन? 6 कार्बन। कितना कार्बन? 6 कार्बन। 6 कार्बन। कितना हाइड्रोजन है? 6 धुआं, मतलब 12 हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी 6 धुआं 12 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है? यहाँ 6 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 6 है। ठीक है, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है? यहाँ 6 है। यहाँ ऑक्सीजन 6 है और यहाँ 6 धुआं 12 है। ठीक है, देखिए यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 6 है और यहाँ 6 धुआं 12 है। 12 6 18 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ 18 ऑक्सीजन है। देखिए 6 धुआं 12 और 12 6 18। ठीक है, अब यहाँ हम अगर क्या लगा दें, 6 2 8। अगर हम क्या करें ना कि इसके आगे हम 6 लगाए ना तब भी रिएक्शन नहीं बैलेंस होगा। इसके आगे हम क्या लगा रहे हैं? 18 9 लगा रहे हैं। 9 9 दुआ 18। ठीक है, 9 दुआ 18। ये कार्बन कितना? 6। कार्बन कितना? 6। हाइड्रोजन कितना? 12। 6 दुआएं 12। ऑक्सीजन कितना? 6। ऑक्सीजन कितना है? 6 है। यहाँ 6 है, सॉरी यहाँ 6 ऑक्सीजन तो है ही। यहाँ इधर 18 है, इधर 6 है, इधर हम क्या लगा लेते हैं? 6 लिख देते हैं। 6 दुआएं 12, 12 6 18। 6 दुआएं 12, 12 6 18। रिएक्शन बैलेंस हो गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है इस रिएक्शन में। आगे देखते हैं इसके, हम इसको मिटाते हैं और आगे के प्रश्न को लिखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या हुआ, केमिस्ट्री की बातों ही बातों में हमने एक चीज सीख ली। क्या सीख लिया? कि श्वसन के दौरान जो होती है, मतलब हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका जो पाचन होता है, पाचन के फलस्वरूप वो ग्लूकोज के रूप में होता है। ग्लूकोज के रूप का विखंडन होता है। ठीक है, ग्लूकोज का विखंडन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिसके द्वारा ऊर्जा मिलती है। वो ऊर्जा हमें केवल 40 से 45% मिलती है ग्लूकोज के विखंडन से। बाकी जो 55 से 60% होता है वो उष्मा के रूप में मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर क्या कह रहा है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? वियोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया को अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? के विपरीत क्यों कहा जाता है? कहा जाता है मतलब संयोजन अभिक्रिया को, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। इन अभिक्रियाओं के लिए क्या लिखना है? समीकरण लिखना है। लिख देते हैं पूरा। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। के लिए समीकरण लिखिए। के लिए क्या लिखना है? समीकरण लिखिए। ठीक है, इन अभिक्रियाओं के लिए क्या लिखना है? समीकरण। सबसे पहले ये प्रश्न नंबर 11 है। सबसे पहले हम वियोजन अभिक्रिया समझते हैं, वियोजन अभिक्रिया होता क्या है। ठीक है, उसके बाद समझेंगे संयोजन अभिक्रिया। वियोजन और संयोजन। वियोजन क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें एकल, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। डेफिनेशन लिख देते हैं फिर समझाते हैं। हाँ, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक कैसा होगा? अकेला होगा। एकल अभिकारक टूटकर या वियोजित होकर, ठीक है, टूटकर 2 या 2 से अधिक 2 से अधिक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। 2 से अधिक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। सेम इसी का उल्टा क्या है कि जब वह अभिक्रिया, ऐसे लिखते हैं ना, वह अभिक्रिया, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं क्योंकि एग्जाम्पल भी लिखना है। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक
आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, सेम इसी का उल्टा है, एक दूसरे के दोनों उल्टा होते हैं, वही हमको बताना है क्यों उल्टा होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया कि वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, एक अभिकारक होगा अकेला, टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। और इसमें क्या लिख दिया, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसमें कोई एक अभिकारक रहेगा, क्या रहेगा, कोई एक अभिकारक, जैसे CaCO3 है। इसको जब ऊष्मा दोगे, यहाँ ऊष्मा की उपस्थिति में ये क्या बनाएगा, CaO प्लस Ca2 बनाएगा, CaO प्लस CO2 बनाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, अभिकारक कितना है, अकेला, टूट कर कितने उत्पाद बना रहा है, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा, तो वियोजन अपक्रिया हो गया। इसी का उल्टा संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक, मान लो N2 है प्लस में 3H2 है, N2 प्लस में 3H2 गिव्स करके 2NH3। इधर कितने अभिकारक हैं, इस साइड को अभिकारक, इस साइड को उत्पाद कहते हैं। इधर कितने अभिकारक हैं, दो, तो दो अभिकारक भी हो सकते हैं, दो से अधिक अभिकारक भी हो सकते हैं। ये आपस में मिल गए हैं, एकल उत्पाद बना है, उत्पाद कितना है, केवल अकेला। तो ये संयोजन अपक्रिया हो गया, मतलब जुड़ जाना, जब दो या दो से अधिक लोग आपस में जुड़ जाए, एकल उत्पाद बने, संयोजन। और वियोजन का मतलब है जब कोई अकेला अभिकारक टूट जाए, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए, अकेला विकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए। ठीक है, तो ये वियोजन अपक्रिया हो जाएगा। यहाँ देखिए इन दोनों में क्या देखने में लग रहा है, ये इसके जस्ट विपरीत होता है, ये इसके जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, इसीलिए संयोजन अपक्रिया वियोजन अपक्रिया के विपरीत होता है। ठीक है, क्यों विपरीत होता है, क्योंकि इसमें एकल अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा, और इसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद बनाएंगे, तो एक दूसरे के दोनों उल्टा होते हैं। इनको बताना था क्यों होते हैं। ठीक है, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है क्यों होते हैं। अब देखिए ये वीडियो जो है हमारा लग रहा है कि काफी लंबा हो रहा है। ठीक है, वीडियो क्या हो रहा है, काफी लेंदी हो रहा है, तो इस वीडियो को हम यहीं तक रोकेंगे। इसके बाद 11 नंबर के बाद 12 नंबर, फिर 13 14 जो भी हमारे प्रश्न है एनसीईआरटी का, उनको आगे हम सॉल्व करेंगे। आप क्या करेंगे, इस वीडियो को एक बार पढ़ेंगे और क्वेश्चन के जो भी आंसर है खुद से लिखने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।